हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। UPPCL 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज आपकी सीरीज का बेसिक इलेक्ट्रिकल पोर्शन से पार्ट 4 लेकर आया हूं और इसमें आज आप जानेंगे RTC टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस अल्फ़ा ज़ीरो के बारे में और इससे रेजिस्टेंस का क्या संबंध होता है और प्रतिरोध का ताप से क्या संबंध होता है। इसके साथ ही आप जानेंगे ऊर्जा संबंधी जूल का नियम और किरचॉफ के फर्स्ट और सेकंड लॉ तथा इसके साथ ही आप फ्यूज लॉ भी जानेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। बच्चों, टॉपिक को मिस मत करिए, ज़रूर देखिए। अब आपका वीडियो कंटिन्यू आएगा और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस किन पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक RTC अल्फा ज़ीरो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन के बारे में आज मैं आपको बहुत विस्तार पूर्वक डिटेल बताने वाला हूँ। फिलहाल इसका आंसर यहाँ पर ऋणात्मक पूछा हुआ है। तो ऋणात्मक जब प्रतिरोध ताप गुणांक का मान जब ऋणात्मक होता है उस अवस्था में जो चालक धातुएं होती हैं वो कुचालक का और जो कुचालक होती हैं वो चालक बनने की कोशिश करती हैं। परंतु जब ऋणात्मक की बात आती है तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं कुचालक। कुचालक के बाद आते हैं आपके अर्धचालक और आते हैं तरल पदार्थ। इनमें से यदि कोई चीज अगर आपकी आती है या कोई भी पदार्थ इनमें से आ जाता है, जैसे कुचालक में से लकड़ी, कांच, कागज, कपड़ा, ये सभी अगर आ जाता है। तरल पदार्थों में से जैसे यहाँ देखते हैं H2SO4, इसको हम तेजाब के नाम से भी जानते हैं, बैटरी में डाला जाता है। कॉपर सल्फेट, ये भी तरल पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं या ये जो पदार्थ हैं ये सभी पदार्थ कौन से तरल पदार्थ और हम H2SO4 या कॉपर सल्फेट और ये आपका आ गया सिलिकॉन अर्धचालक। ठीक है ना, जिसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी अर्धचालक रहेंगे और ये अर्धचालक जो है कुचालक और तरल पदार्थ। तो इनमें होता क्या है, जब प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है कि जैसे ही सूर्य की किरणें इस पर पड़ेंगी तो या हम कहेंगे कि इसका टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया जाता है तो ये अपना प्रतिरोध जो R, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो ये अपना रेजिस्टेंस का वैल्यू घटा लेते हैं। और जैसे ही इनमें रेजिस्टेंस का वैल्यू, प्रतिरोध का मान घटता है तो इसमें धारा प्रवाह चालू हो जाती है। जब धारा प्रवाह चालू हो जाएगी तो परिपथ में वही धारा इलेक्ट्रॉन के कारण बहने लगती है। परंतु एक यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चों याद रखना कि जो अर्धचालक पदार्थ हैं और कोई भी धातु हो, धातुओं में और अर्धचालक पदार्थों में धारा का चालन, जो धारा होती है इसका चालन केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि तरल पदार्थों में धारा का चालन इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं हो सकता। तरल पदार्थों में धारा का चालन हमेशा आयन के द्वारा होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आयन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। तो बच्चों इसको याद रखना, एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। जो आपके तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थों में यदि जब धारा का चालन होता है तो इन आयनों के कारण होता है धन आयन और ऋण आयन। जब आपको ठोस या धातुएं जब मिलेंगी तो धातुओं में और अर्धचालकों में धारा का चालन हमेशा इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो यहाँ छांट लेते हैं, आपका निर्णय ये निकला कि जब RTC अल्फा ज़ीरो का मान ऋणात्मक होगा उस अवस्था में यदि किसी पदार्थ पर जो टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां पर रेजिस्टेंस का मान घट जाता है। जब रेजिस्टेंस का मान घटेगा तो वहां धारा प्रवाह का मान, मतलब जो धारा है वो प्रचालित होने लगती है। तो ऐसे पदार्थ जो हैं वो आपके आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 में। जबकि यहाँ देखिए ये कंडीशन क्या है कि यहाँ पर प्रतिरोध ताप गुणांक जो RTC या अल्फा ज़ीरो होगा यहाँ पर आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो शुद्ध धातुएं होती हैं, शुद्ध धातुएं या मिश्र धातुएं, इनमें सभी में RTC का मान जो होता है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। और यहाँ पर जैसे इन पर सूर्य का प्रकाश या इनका टेम्परेचर जब बढ़ता है तो यहाँ पर प्रतिरोध का मान जो है वैल्यू बढ़ जाती है। जब प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट जो है ये फ्लो घट जाता है। तो ये जो शुद्ध धातुएं
और मिश्र धातुएं, शुद्ध धातुएं और मिश्र धातुएं, ये सब इनका सभी का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है ये कैसा होता है बच्चों, इनका सबका धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। जबकि यूरेका, कैंथाल, नाइक्रोम, मोलिब्डेनम, प्लेटिनम, इनका सभी का प्रतिरोध ताप गुणांक RTC 0 होता है। इसलिए इन सभी धातुओं का उपयोग हम प्रतिरोध एलिमेंट में करते हैं, जो हीटिंग एलिमेंट के लिए हीटर में जो कॉइल लगाते हैं उसमें करते हैं, या फिर बड़ी हम भट्टियों में इसका उपयोग करते हैं इन धातुओं का। जब हम इन धातुओं को गर्म करते हैं तो इनका प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होता है। अगर इन धातुओं का प्रतिरोध परिवर्तित होगा और इनको भट्टी में अगर हीटिंग एलिमेंट के रूप में उपयोग में लाया जाएगा तो टेम्परेचर वेरिएशन होगा। जब टेम्परेचर बदलेगा तो उनको हम माप नहीं पाएंगे। जब हम मापेंगे, मान लीजिए कि मैंने 30 डिग्री सेंटीग्रेड सेट किया और इनका जैसे ही इनको सप्लाई प्रदान की गई और इन्होंने अपना टेम्परेचर रेजिस्टेंस बदल लिया, रेजिस्टेंस जैसे इनका घट गया, जब घट गया तो इसमें धारा ज्यादा जाएगी और जब करंट ज्यादा जाएगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्योंकि किसी भी चालक में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर जो इसकी हीटिंग होती है ये आई मतलब जो करंट होती है उसके वर्ग के सीधे समानुपाती होती है। तो यहाँ करंट का मान बढ़ जाएगा, इसके कारण यहाँ टेम्परेचर का मान बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर का मान बढ़ जाएगा तो जो आपका टेम्परेचर मीटर है, थर्मामीटर, तो वो आपको जैसे 30 डिग्री पर सेट किया था वो उससे ज्यादा बताने लगेगा। तो जो कार्य हो रहा होगा वो असफल हो जाएगा। इसलिए इन धातुओं का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है ये 0 रखा जाता है। यहां पर यूरेका आ गया और यहां पर सिलिकॉन आ गया, पीतल आ गया। तो बच्चों जो यूरेका है ये आपका इस श्रेणी में जाएगा जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक 0 होगा। पीतल जो है ये आपका इस श्रेणी में जाएगा जिसका ताप गुणांक जो है धनात्मक है। और सिलिकॉन जो है ये आएगा आपका किस श्रेणी में, जिनका ताप गुणांक जो होता है बेटा ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, क्योंकि जब टेम्परेचर सिलिकॉन का जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इनका रेजिस्टेंस घट जाता है। ये अपना रेजिस्टेंस घटा लेते हैं और इनमें धारा का चालन प्रारंभ हो जाता है। मूल रूप से जो सिलिकॉन या मूल रूप से जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये अर्धचालक पदार्थ हैं, ये शुद्ध अर्धचालक पदार्थ हैं। ये मूल रूप से कुचालक अवस्था में पाए जाते हैं। इन जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं इनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिन पदार्थों की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या या संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है वो अर्धचालक होते हैं। तरल पदार्थ जो है कुचालक पदार्थ और अर्धचालक पदार्थ, ये सब के सब आपके किसमें, ऋणात्मक की श्रेणी में आते हैं, ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। तो बेटा इनका आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है जूल का ऊष्मीय संबंधी नियम। जूल का ऊष्मीय संबंधी नियम, इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये सभी के सभी आपको PDF में टेलीग्राम में मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा अंत तक देखें, वीडियो में प्रत्येक पॉइंट को बारीकी से समझाया गया है। तो बेटा यहां पर अगला पॉइंट आपका है जूल का ऊष्मीय नियम। जूल का ऊष्मीय नियम, मैं आपसे प्रत्येक वीडियो में हर बार बोलता हूं कि आप जब भी हमारा वीडियो देखना चालू करें तो एक कॉपी और कलम साथ में जरूर रख लें, क्योंकि जो टॉपिक मैं बोलूंगा वो भी आप नोट कर सकते हैं और जो मैं यहां लिखूंगा वो भी आप नोट कर सकते हैं। जब आप हमारे बोले हुए या हमारे यहां पर लिखे हुए सभी पॉइंट को नोट करेंगे तो इनमें से बहुत सारे पॉइंट आपको हर एक वीडियो में से किसी भी पेपर को उठा करके देखेंगे, किसी भी दिन का हमारा वीडियो खाली नहीं जाएगा। लगभग 2 से 3 पॉइंट आपको प्रत्येक पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बेटा जरा ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे। यहां जूल का ऊष्मीय नियम हमको देना है। तो यहां जूल के ऊष्मीय नियम के अनुसार होता क्या है कि यदि मान करके चलिए कि कोई चालक है, कोई अगर कंडक्टर है, उसमें से होकर के यदि धारा को प्रवाहित करवाया जा रहा है और किसी भी चालक में रेजिस्टेंस तो होता ही है। मान करके चलिए कि यहां पर कोई भी ये कंडक्टर मैंने बनाया है, ये कोई भी मैंने चालक बनाया, मान लीजिए मैंने ये केबल बना दी, तो इसमें रेजिस्टेंस तो होता ही है और ऊपर से ये इंसुलेशन होता है। ये मान लीजिए कि मैंने केबल बना दी, इसके ऊपर इंसुलेशन है। अगर मान लीजिए ये केबल नहीं है, इसके ऊपर इंसुलेशन भी नहीं है और ये सादा चालक है, अब होगा क्या कि जैसे ही इसको धारा प्रवाहित करवाया जाएगा, जैसे ही इसको धारा प्रवाहित करवाया जाएगा, इसके विपरीत में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे और इनमें
कोई भी चालक हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी धातु का बना हुआ हो, अगर चालक है तो उसमें प्रतिरोध अनिवार्य रूप से होता है। तो प्रतिरोध यहां पर होता है पहले से ही, और जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो बेटा कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगेगा। जब टाइम लगेगा और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है और इसमें जब धारा आप प्रवाहित करवा रहे हैं, तो बस यही संबंध है आपके जूल का नियम से। तो जूल के नियम में जो उत्पादित हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, ये होती है आपकी I² RT से, ठीक है ना। और इसी को कहा जाता है जूल का ऊष्मीय नियम। यही आपका जूल का ऊष्मीय नियम है और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पलट कर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बताया जाता है कि जो जूल के नियम में उत्पादित जो ऊष्मा है, ये किसके, धारा के वर्ग के सीधे समानुपाती होती है। जूल के नियम के अनुसार जो उत्पादित ऊष्मा है, जो हीट है आपकी, ये प्रतिरोध के सीधे समानुपाती होती है। जूल के ही नियम के अनुसार जो किसी चालक में जूल के नियम के अनुसार जो ऊष्मा उत्पादित हो रही है, ये आपकी समय पर निर्भर करती है। ये आपका समय पर निर्भर करती है। और टाइम का जो मात्रक होता है, या टाइम की जो यूनिट होती है बेटा, यहाँ पर सेकंड लिया जाता है। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है ये ओम में लिया जाता है। करंट का जो यूनिट होता है ये आपका एम्पियर में लिया जाता है। इनमें से एम्पियर और सेकंड ये मूल मात्रक है, जबकि ओम मूल मात्रक नहीं है। और वास्तव में ये सभी के सभी एसआई मात्रक भी हैं, जबकि ये एम्पियर और सेकंड ये मूल मात्रक है। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम मूल मात्रक नहीं है। ये बेसिक यूनिट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। बेसिक यूनिट्स या मूल मात्रक की संख्या 7 होती है, और संपूरक या हम कह सकते हैं कि जो पूरक मात्रक होते हैं, इनकी संख्या केवल 2 होती है, स्टेरेडियन और रेडियन। अब इसके बारे में विस्तार पूर्वक नोट करते हैं। चलिए कॉपी कलम उठाइए और हमारे साथ साथ लिखना चालू करिए। यहां पर आपको लिखना है कि जब किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक में प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये तो है इसकी जूल के नियम की परिभाषा। अब संबंध में क्या होता है कि यहाँ पर इसके अनुसार हम एक संबंध बना सकते हैं, H बराबर I² RT, और यहां से लिख सकते हैं हम जूल। ये जूल का नियम है। और ये आपकी हीट हो गई, जिसको हम हीट ऊष्मा कह सकते हैं। ये हीट हो गई, ऊष्मा हो गई, और ये कार्य के समान होती है, इसलिए इसका मात्रक यहाँ पर जूल है। अब इसी को एक कंडीशन और रहती है, 1 जूल बराबर होता है आपका 4.18 कैलोरी। या फिर हम इसी को लिख सकते हैं 1 जूल बराबर, ये हो जाएगा आपका 418 और 1 जीरो लगाएंगे 4180 किलो कैलोरी। इसी संख्या को कभी कभी पूर्णांक रूप में ले लिया जाता है। तो 1 जूल बराबर आपका हो जाएगा, 1 जूल बराबर जो है वो हो जाएगा आपका 4200 किलो कैलोरी। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो यहां पर इसको रूपांतरित करेंगे, तो यहां पर हम जब इसको जो जूल है, जूल को कैलोरी में जब हम रूपांतरित करेंगे तो यहां कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि जूल को हमको कैलोरी में रूपांतरित करना है, तो इस संख्या का जूल में भाग लग जाएगा। और यहां पर आपकी वैल्यू बनेगी जाके I² RT अपान 4.18, और यहां पर वैल्यू हो जाएगी आपकी कैलोरी। तो जूल और कैलोरी में दोनों में डिफरेंस क्या है? जो एनर्जी, जो ऊर्जा हम लोग भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं वो कैलोरी में होती है, और जो ऊर्जा मशीनों में या किसी कार्य के द्वारा की जाती है वो उस ऊर्जा को हम जूल के नाम से जानते हैं।
अब इसी ऊष्मा को अब यहाँ पर आपकी ऊष्मा जो उत्पन्न हो रही है, जो हीट उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर आई स्क्वायर आर टी और बटे 4180, अब यहाँ पर हम लोग किलो कैलोरी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसी संख्या को हम लोग लिख सकते हैं H बराबर आई स्क्वायर आर टी अपन 4200 किलो कैलोरी। तो बेटा इसको अपनी कॉपी में बहुत बढ़िया से लिख लेना। और इसके संबंध जो मैंने बताए हैं कि जो ऊष्मा होती है ये धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, जो ऊष्मा होती है ये प्रतिरोध के सीधे समानुपाती होती है, जो चालक में जो प्रतिरोध होता है इसके सीधे समानुपाती होती है, और जो ऊष्मा होती है ये समय पर निर्भर करती है और समय के सीधे समानुपाती होती है। जब जब समय जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसी आधार पर ऊष्मा की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। अब आगे देखते हैं कि जो जूल के ऊष्मीय नियम पर कौन सी युक्तियां या कौन से डिवाइस जो हैं वो कार्य करते हैं, इसको अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट कर लेना। चलिए बेटा आगे चलते हैं कि जूल के ऊष्मीय नियम के आधार पर कौन कौन सी डिवाइसें हैं जो कार्य करती हैं, उन डिवाइसों के नाम नोट करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, जूल के ऊष्मीय नियम पर कार्य करने वाली युक्तियां। जूल के ऊष्मीय नियम पर कार्य करने वाली युक्तियां, ऐसी डिवाइस जो जूल के ऊष्मीय नियम पर, ठीक है, हीटिंग रूल पर कार्य करती हैं, वो कौन कौन सी डिवाइस है। आपको पढ़ाने वाले जितने भी मिलेंगे आपको जूल का नियम जब भी बताएंगे तो उसका डेफिनेशन बताएंगे और उसका फॉर्मूला बता देंगे, परंतु ये चीज जल्दी से इस स्थान पर कोई नहीं बताएगा। बताएंगे परंतु अलग अलग स्थान पर। मैंने ऐसे साधनों को उस टॉपिक के साथ जोड़ करके रखा है जहां आपको इन साधनों की अति आवश्यकता है। तो बेटा अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों में कम से कम 2 से 3 4 जितने भी आपके मित्र हैं सभी लोगों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए बेटा देखते हैं कि जूल के ऊष्मीय नियम पर कौन कौन सी युक्तियां जो डिवाइस हैं वो कार्य करती हैं। लिखेंगे नंबर 1 फ्यूज। नंबर 1 फ्यूज। जो फ्यूज होता है ये जूल के ऊष्मीय नियम पर कार्य करता है, इसीलिए फ्यूज का जो एलिमेंट जो वायर होता है जिसको हम फ्यूजिंग तार या फ्यूज तार या फ्यूज एलिमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, वो जब पिघलता है तब उस समय जूल का नियम वहां पर लागू होता है। सेकंड जो पॉइंट है इसमें हीटर होता है, ठीक है ना बेटा। जो हीटर होता है हीटर में रेजिस्टेंस ऑलरेडी पहले से होता है, धारा प्रवाहित करते हैं तो ये ऊष्मा रूपांतरित करने लगता है, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो डिवाइस है वो आपकी गीजर है। गीजर जो होती है इसमें भी हीटिंग एलिमेंट होता है और गीजर के साथ साथ वैद्युत भट्टियां होती हैं। वैद्युत भट्टियां जितनी भी भट्टियां होती हैं वो सभी की सभी भट्टियां जूल के ऊष्मीय नियम के आधार पर काम करती हैं, ठीक है बेटा। तो इनको नोट कर लेना। इसके बाद चौथी जो डिवाइस है ये विद्युत इस्त्री, जिसको हम प्रेस भी कहते हैं। और इसके अतिरिक्त जो सोल्डरिंग आयरन, कौन सी, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन जो होती है, ठीक है ना, वैद्युत सोल्डरिंग आयरन, जिसको कहिया भी कहीं कहीं कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन, ठीक है ना। इसमें एलिमेंट होता है हीटिंग एलिमेंट। और एक बात इसमें कॉमन है, ये 2 युक्तियां ऐसी डिवाइसें हैं, ये दोनों की दोनों, जिनमें हीटिंग एलिमेंट जो होता तो आपका नाइक्रोम का है, ठीक है ना, होता तो आपका नाइक्रोम का है, परंतु इनके एलिमेंट जो होते हैं रिबन के रूप में होते हैं। रिबन मतलब होती है पत्ती, रिबन के रूप में होते हैं। परंतु जो गीजर होता है वैद्युत भट्टियां होती हैं और हीटर होते हैं, ठीक है ना, इनमें सभी में जो एलिमेंट लगते हैं ये होते हैं बेटा गोल तार के, ठीक है ना। और एक डिवाइस और होती है विद्युत केतली। इसका जो एलिमेंट होता है ये भी नाइक्रोम का बना और रिबन के टाइप का होता है, ठीक है। तो इतने डिवाइस जो होते हैं जिनमें एलिमेंट का उपयोग किया जाएगा, इन सभी डिवाइसों के एलिमेंट जो होते हैं ये जूल के ऊष्मीय सिद्धांत पर
कार्य करते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद आपका आता है फ्यूजिंग लॉ। जो फ्यूज लॉ ये परीक्षा में आए दिन हमेशा पूछा जाता है, इनको अपना नोट कर लेना, जो दिए गए हैं लिखाए हैं मैंने। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। फ्यूज लॉ, तो फ्यूज लॉ से रिलेटेड एक ही 2 पॉइंट है जो हमेशा परीक्षा में उठाए जाते हैं, आए दिन हमेशा आते रहते हैं। तो बेटा हेडिंग डालेंगे फ्यूज लॉ, फ्यूज लॉ हेडिंग डालेंगे। तो फ्यूज लॉ के अनुसार यहां पर लिखेंगे कि फ्यूज तार में बहने वाली धारा फ्यूज तार के, जो फ्यूज चालक तार होता है उस तार के व्यास के 3/2 या 0.5 घात के समानुपाती होता है। तो यहां बेटा लिखेंगे कि जो फ्यूज तार होता है, जो फ्यूज तार होता है, फ्यूज तार में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा आई, प्रवाहित होने वाली धारा आई फ्यूज तार के, फ्यूज तार के व्यास के 3/2 या 1.5 1.5 घात के समानुपाती होता है। यहां से लिखेंगे फ्यूज लॉ के अनुसार जो धारा होगी, जो विद्युत धारा होगी, किसमें, फ्यूजिंग वायर में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होगी ये समानुपाती होती है किसके, फ्यूज तार का जो व्यास है इसके पावर के 1/2। ये बेटा रूल लगभग हर एक बार यूपीपीसीएल के पेपर में पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त इसी फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, d का पावर, ये d का पावर 1.5, चाहे आप 3/2 लिखिए और चाहे इसका वैल्यू लिख दीजिए 1.5, दोनों सेम वैल्यू है। अब इसी को हम एक रूप में और लिख सकते हैं, यहां हो जाता है k और d का पावर 1.5। यहां से जो k वैल्यू है इसको कहा जाता है फ्यूजिंग गुणांक या फ्यूजिंग फैक्टर। और बेटा फ्यूजिंग फैक्टर का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होता है। इसमें से कुछ फ्यूज हैं जैसे आपका किटकैट, किटकैट फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.11 होता है। ये जैसे आपका कारतूसी फ्यूज, कारतूसी फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज भी कहते हैं, इसका फ्यूजिंग फैक्टर 1.15 होता है। जैसे आपका HRC फ्यूज, इसका फ्यूजिंग फैक्टर जो K होता है, इसका फ्यूजिंग फैक्टर होता है 1.5। तो बेटा इनको अपना नोट कर लेना, जो आपका किटकैट फ्यूज है इसका 1.1, कारतूसी का 1.15 और HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.5 होता है। इनमें से सबसे अच्छी तरीके से कार्य करने वाला जो फ्यूज होता है या सबसे अच्छा फ्यूज HRC फ्यूज माना जाता है। बेटा HRC फ्यूज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लिक्विड या तरल HRC फ्यूज होता है और एक सॉलिड या हम कहेंगे कि ठोस HRC फ्यूज होता है। जो HRC फ्यूज होता है इसमें एलिमेंट के रूप में चांदी के तारों का उपयोग किया जाता है और चांदी के तार की चालकता 98% होती है। तो बेटा सबसे अच्छा फ्यूज HRC फ्यूज माना जाता है। जो HRC फ्यूज होता है इसी की जैसा एक और होता है HBC फ्यूज। मैंने आपको HRC फ्यूज बताया, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। एक बार फिर से सुनिए, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, जबकि HBC का जो फुल फॉर्म होता है हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी फ्यूज। HBC फ्यूज का उपयोग बेटा प्रत्येक ट्रेन की जो ट्रेन होती है, प्रत्येक ट्रेन की बोगी में किया जाता है। ट्रेन के इंजन में HBC फ्यूज लगाए जाते हैं क्योंकि यहां पर सप्लाई आपकी DC यूज की जाती है, जो नीचे 55 बैटरी लगी होती है और प्रत्येक बैटरी 2 वोल्ट की होने के नाते ट्रेन के अंदर 110 वोल्ट की DC सप्लाई प्रवाहित की जाती है, जिसके द्वारा 110 वोल्ट की DC सप्लाई प्रवाहित की जाती है, जिसके द्वारा हम लोग यात्री लोगों को मोबाइल चार्जिंग की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे
ट्रेन की बोगी के अंदर लाइटिंग की व्यवस्था होती है, जिससे ट्रेन की बोगी के अंदर हवा, जो हम कहेंगे फैन की व्यवस्था होती है। तो बेटा इसके बाद हमारा आता है किरचॉफ का प्रथम नियम। तो इनको अपना सही से नोट कर लेना, ये परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। बेटा हमारे चैनल पर आपको प्रतिदिन जो वीडियो देखेंगे, हर दिन वीडियो के हिसाब से आप अपना कम से कम एक क्वेश्चन और अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन का रेशियो बना करके चलना। मैं जितना भी वीडियो इसमें डालूंगा, उस वीडियो के आधार पर आपने यदि हमारा 100 वीडियो देखा तो आप जान करके चलिए कि हमारे 100 नंबर आपके तैयार हो गए। एक भी वीडियो आपने अगर मिस किया तो जान लीजिए कि वो नंबर आपका खत्म हो गया, वो नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। तो बेटा जितनी मेहनत करेंगे और हमारे साथ लगे रहेंगे, मैं आपको टेक्निकल का जो आपका पोर्शन है, ये प्रत्येक पॉइंट को बारीकी से समझाऊंगा और इसमें से कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं जाएगा और इसमें से प्रत्येक चैप्टर के वीडियो आपको सीरियल से मिलेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों में, आग्रह है आपसे कि हमारे चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, जिससे हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए मैं प्रतिदिन सीरीज ये चालू रहेगी और इस सीरीज में कोई भी कड़ी नहीं टूटेगी। थोड़ा सा अभी हमारा डेकोरेट जो है वो मेंटेन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो हमारा धुंधला आता है, परंतु लगभग 20 तारीख के बाद ये डेकोरेट बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको वीडियो भी बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त होंगी, जिनको आप सीरियल वाइज अपना देखते जाना और अपनी कॉपी में नोट करते जाना। तो बेटा आगे चलते हैं, अब आपको बताते हैं किरचॉफ के रूल, किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ महोदय जो थे, तो किरचॉफ ने क्या बताया था, इनसे संबंधित इन्होंने कहा था कि हम विद्युत से रिलेटेड 2 रूल देते हैं और ये 2 रूल हमारे लाइफ टाइम तक कार्य करेंगे। एक बात और बेटा, जो अभी आपको जो फ्यूज लॉ मैंने बताया था, जो फ्यूज लॉ बताया था, ये फ्यूज लॉ बेटा एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। ठीक है, एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। एक बात और आपको बहुत अच्छी बताते हैं, जो पेपर में पूछी गई है। पेपर में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा फ्यूज बड़ा होता है, एसी का फ्यूज या डीसी का फ्यूज या एसी ऑब्लिक डीसी का फ्यूज, ऐसे करके कुछ ऑप्शन थे। तो याद रखना, डीसी का जो एसी का जो फ्यूज होता है, एसी का जो फ्यूज होता है बेटा ये होता है छोटा, और जबकि डीसी का जो फ्यूज होता है ये होता है बड़ा। कब? जब इनकी क्षमता समान हो। जब इनकी क्षमता समान हो तो इन फ्यूजों का आकार डीसी का फ्यूज बड़ा होगा एसी के फ्यूज की अपेक्षा। ये पॉइंट अपना याद रखना, नोट कर लेना आपने फ्यूज लॉ के साथ। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे और इनमें से किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, इनमें से पहला नियम है केसीएल और दूसरा जो नियम है इसको केवीएल कहा जाता है। तो बेटा केसीएल का फुल फॉर्म जो होता है किरचॉफ करंट लॉ, मतलब किरचॉफ का धाराओं का नियम, और यहाँ पर जो केवीएल है, केवीएल से संबंधित है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मतलब किरचॉफ का वोल्टा से संबंधित नियम। तो बेटा ये किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, अब इसमें से आप हेडिंग डालेंगे किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धाराओं का नियम। नियम नंबर 1, किरचॉफ का धाराओं का नियम या किरचॉफ का धारा संबंधी नियम। किरचॉफ ने धारा से रिलेटेड नियम दिया था और इन्होंने बताया था कि जब कोई चालक हो और उसमें जब धारा प्रवाहित करवाई जाए और उसको किसी भी संधि बिंदु पर यदि जोड़ दिया जाए, इस हिसाब से जैसे कोई एक चालक है और उसमें एक जंक्शन बनाया जाए, तो इस जंक्शन से होकर के अब इस पोजीशन में ये अगर धारा किसी भी एक मार्ग से आएगी तो ये दूसरे मार्ग पर चली जाएगी। तो बेटा इस नियम को समझने के लिए आप कुछ मत करिए, एक चौराहा सोच लीजिए जो आपके सबसे करीब या सबसे पास में कोई ऐसा स्थान हो, जैसे कि चौराहा है या तिराहा है,
ऐसे तो रास्ते हमेशा आपको दिखाई देते रहेंगे। जैसे मान करके चलिए कि एक चौराहा है यहाँ, और इस चौराहे पे एक कोई गाड़ी, क्या एक कोई गाड़ी इधर से गई, एक गाड़ी इधर से गई, ठीक है ना, एक गाड़ी इधर से गई, एक गाड़ी इधर को गई, ये भी गाड़ी गई, और एक गाड़ी इधर को चली गई, ये भी गाड़ी गई, ये गाड़ी नंबर 1, ये गाड़ी नंबर 2, गाड़ी नंबर 3, गाड़ी नंबर 4, ठीक है। और ये आपका रहा जंक्शन या चौराहा। अब जरा सोचिए एक बार कि किसी भी चौराहे पर क्या गाड़ियां हमेशा के लिए खड़ी रहती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। किसी भी चौराहे पर जब अगर एक दिशा से अगर कोई गाड़ी आएगी तो वो दूसरी दिशा तो जानी ही है, इतना तो तय है। जब एक दिशा से आएगी तो दूसरी दिशा वो निकल जाती है। तो इससे संबंधित जब हम देखेंगे, अगर कोई भी गाड़ी आई तो इधर से इधर जा सकती है, इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है, और ये गाड़ी अगर आई तो इधर और इधर जा सकती है, ये इधर भी जा सकती है। तो यहाँ पर चौराहे पर बेटा क्या बचेगा? अगर कोई भी पैदल भी अगर आएगा तो इस पोजीशन में अगर चल रहा है, कोई अगर इधर निकल गया, इधर निकल गया, इधर निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा तो केवल स्थान कौन सा? शून्य। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि केसीएल के अनुसार, जो किरचॉफ का करंट लॉ है, केसीएल के अनुसार किसी भी संधि बिंदु पर या जंक्शन पर जो चौराहे होते हैं उनको जंक्शन कहा जाता है। जो चौराहे होते हैं इनको जंक्शन कहा जाता है। ये तो आपने चौराहा सोच लिया। अगर मान लो आपका घर किसी चौराहे के पास नहीं है, किसी रेलवे स्टेशन के पास है, रेलवे स्टेशन को सोच लीजिए, कोई भी एक गाड़ी अगर आई तो किसी दूसरी दिशा में निश्चित रूप से जाएगी। अगर ये जाएगी तो उस चौराहे पर या उस बिंदु पर क्या शेष बचेगा? तो बेटा वहां पर कुछ भी नहीं बचेगा, वहां पर बचेगा तो केवल शून्य। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो किरचॉफ का करंट लॉ होता है, केसीएल जो होता है, ये किसी चौराहे के या किसी रेलवे जंक्शन के समान होता है। जहां से एक गाड़ी आती है और किसी भी दिशा में चली जाती है, जब दूसरी गाड़ी आती है तो वो भी किसी दिशा में चली जाती है। अर्थात जंक्शन पे कुछ भी नहीं बचता है, तो जंक्शन पर शून्य बचता है। तो बेटा इस संबंध के अनुसार आप इनका संबंध निकाल सकते हैं कि अब इनको जो चौराहे मैंने बनाए थे, अब इनको किसी चालक के क्या बना दीजिए? जंक्शन बना दीजिए। अब होगा क्या कि यदि किसी चालक के किसी संधि बिंदु पर, जो चालक है, चालक के किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होगा। नंबर 1 ये, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। नंबर 1 ये है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि किसी संधि बिंदु पर, किसी धारावाही चालक के किसी संधि बिंदु पर या किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं तथा वहां से जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो बेटा शून्य होता है। किरचॉफ के करंट लॉ के अनुसार हम यहां पर जंक्शन बना सकते हैं और इसकी परिभाषा नोट करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा नोट करेंगे केसीएल के अनुसार। ठीक है बेटा, केसीएल के अनुसार, केसीएल के अनुसार, किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार, तो किसी धारावाही चालक में, धारावाही चालक में या चालक में प्रवाहित, किसी धारावाही चालक में किसी संधि बिंदु पर, किसी संधि बिंदु पर, ये जंक्शन कह सकते हैं, संधि मतलब जंक्शन होता है, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसके बाद एक यहां पर एक छोटा सा ड्राइंग डिजाइन कर लेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से, और इसमें लोकेशन दर्शा दिया जाएगा इस हिसाब से। ये हो गया आपका I1, ये हो गया आपका I2, करंट नंबर 1, धारा का प्रवाह पहला, धारा का प्रवाह दूसरा,
और यहाँ पर हो जाएगा आपका धारा का प्रवाह तीसरा, धारा का प्रवाह चौथा और धारा का प्रवाह पांचवा। ये आपकी हो जाएगी संधि बिंदु। अब जरा इनका बीजगणितीय योग करते हैं तो बीजगणितीय योग में हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। तो बेटा देखते हैं कि ये धारा आपकी अंदर की तरफ जा रही है, ये अंदर की तरफ जा रही है, ये अंदर की तरफ जा रही है, इनका सबका ग्रुप समान है। इसके इक्वल उस साइड वाली लेते हैं तो ये हो जाएगी आपकी I4 प्लस I5। इनके ग्रुप एक समान है, इनमें धारा बाहर की तरफ जा रही है, तो इनका जो बीजगणितीय योग होगा या हम कहेंगे इनका जो संतुलन है ये बराबर होना चाहिए। अब इन दोनों को अगर हम इस ओर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस के I4 और माइनस का I5 इक्वल टू 0, और इनका सभी का हम बीजगणितीय योग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका सिग्मा I बराबर 0, जो कि किरचॉफ के नियम को प्रदर्शित करता है। पेपर में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा संबंध किरचॉफ के नियम को या किरचॉफ के प्रथम नियम को संबोधित करता है, तो सिग्मा I इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। बेटा जो केसीएल होता है, किरचॉफ का करंट लॉ होता है, इसको बिंदु नियम, धारा संरक्षण नियम, बिंदु नियम, धारा संरक्षण नियम या संधि नियम के नाम से जाना जाता है। ये इसके कुछ विशेष नाम है। अब बेटा जो आपका किरचॉफ का रूल नंबर सेकंड है, जिसको हम केवीएल या फिर हम संधि का नियम, केवीएल या फिर हम कह सकते हैं उसको पासों का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये आपके नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा। बेटा वीडियो को मिस मत करिए, सभी वीडियो को देखिए। वीडियो की सीरीज आपके लिए कंटिन्यू अपलोड की जाएगी। हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर माय वाचिंग।